Good evening, dear learners. This is your educator, Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. And in our today's class, we are going to look at some terms given by T.S. Eliot. आज का जो लेक्चर है हमारा, it is going to be very useful. बहुत यूजफुल है, बहुत ध्यान से चीजों को समझना है. इसीलिए I have no PPT in this video. Terms को I'll write and I'll explain. So you need to hear it properly and understand. ये जो टर्म्स है इनका आपको डेफिनेशन लिखने नहीं आने वाला है कहीं पे. कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, तो उस पे काम करना है हमें. ये ये जो टर्म्स है ये काफी बार आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग तरीके से पेपर में पूछा जा चुका है. अलग अलग तरीके से इन द सेंस कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये टर्म्स दिए किसने हैं. हु हैव कॉइन्ड दीज टर्म्स. So all the three terms, dissociation of sensibility, theory of impersonality, and objective correlative, all these three terms are coined by T.S. Eliot. Who is T.S. Eliot? T.S. Eliot is a modernist writer, a poet, and a playwright. ये राइटर आपके लिए इंपॉर्टेंट जितने हैं उतना ही इनका ये सारा टर्म्स एंड इनके वर्क्स है. अगर इनका द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स के बारे में बात किया जाए, दैट इज द वेस्ट लैंड, द हॉलो मैन, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक. इन्होंने एक अपना प्ले लिखा है, द मर्डर इन द कैथेड्रल. इनका क्रिटिसिज्म का वर्क्स है हमारे पास, एसेज है, दोज आर इंपॉर्टेंट. तो इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है अपने लाइफ में. नाउ टी.एस. इलियट इज समवन जिनको क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करना पसंद है. ही इज समवन जो कि मॉडर्निस्ट राइटर होके हमें एक अहेड पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ का प्रोवाइड करते हैं. दैट इज 21st सेंचुरी सिनेरियो ये हमें प्रेजेंट करते हैं. ये जो तीनों टर्म्स हैं इन्होंने अपने अलग अलग ऐसे में कॉइन किया है. हम लोग फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी. This term was used by Eliot in his essay, The Metaphysical Poets. The Metaphysical Poets. ये एक essay है by Eliot, and in this essay he coined the term dissociation of sensibility. सेंसिबिलिटी. इसी वर्क में इससे एडजॉइनिंग इन्होंने एक और टर्म कॉइन किया था, दैट वाज यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. ये दोनों टर्म जो है ये अलग अलग सेंचुरी के राइटर्स के लिए यूज करते हैं. डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है ये 17th सेंचुरी के राइटर्स के लिए यूज करते हैं. ये टर्म 17th सेंचुरी के जो राइटर्स है उनके लिए यूज करते हैं. एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है वो 16th सेंचुरी के राइटर्स के लिए यूज करते हैं टर्म्स. डिसोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज का सेपरेट होना. दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसोसिएशन. यूनिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज का एडजॉइन होना, यूनिफाइड होना, कंप्लीट होना, होल होना. इनका ये जो ऐसे है द मेटाफिजिकल पोएट्स, हमारे पास एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है बाय द नेम ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स. ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये 16th सेंचुरी में ये राइटर्स आते हैं हमारे पास. इसमें जॉन डन सबसे फेमस राइटर रहते हैं. इसके मेटाफिजिकल पोएट बुलाते हैं हम लोग. It was a group of poets who were writing a very different kind of poetry during 16th century. कंसीट का यूज करते हैं ये अपने वर्क्स में, मेटाफिजिकल कंसीट का यूज करते हैं. आप सबने, अगर आप यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेट, देन यू मस्ट हैव हर्ड अ राइटर हु कंपेयर्ड अ लवर विथ अ कंपस. आप सबने ये वाली कहानी सुनी होगी. तो ये जो जॉन डन राइटर है ये अपने एक वर्क अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, दिस इज अ पोएम,
अ वैलिडिक्शन फोरबिडिंग मोर्निंग, इसमें एक कंसीट का यूज करते हैं. ही कंपेयर्स द पेयर ऑफ लवर्स टू अ कंपस. जो ज्योमेट्री बॉक्स में कंपस होता है हमारा, उससे कंपेयर करते हैं और हमें बताते हैं कि दीज टू एंड ऑफ अ कंपस इज अ लवर. कैसे? हाउ? ये जो हाउ वाला फैक्टर है, ये मेटाफिजिकल पोएट्स का सबसे मेन एलिमेंट है. ये कहते हैं द फिक्स्ड एंड ऑफ द कंपस is a male lover and the rotating part of the compass is the fixed part of the compass is the female lover. This part of the compass which is fixed, which is at the center, is a female lover. The rotating part of the compass, this is the rotating part of the compass which rotates around, this part is the male lover. ये जो पार्ट है, इसका पूरा पूरा का पूरा लाइफ का रोल ही इस फिक्स्ड पॉइंट पे डिपेंड करता है, इस फिक्स्ड पॉइंट पे. तो ये कहते हैं यहाँ पे जो मेल लवर है हमारे, ही वॉज गोइंग आउट फॉर सम वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ही टेल्स हर हिज फीमेल लवर टू वेट फॉर हिम, टू स्टे लॉयल टू हिम. तो वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो उसको रिप्रेजेंट करता है. तो ये कैसे कंपास से एक रिलेशनशिप के क्वालिटीज को हमें बताते हैं, दैट इज समथिंग न्यू इन द 16th सेंचुरी. तो इसीलिए मेटाफिजिकल पोएट्स को 16th सेंचुरी में रिकॉग्निशन नहीं मिलता है. दे वर नॉट वेरी फेमस, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इनको फेस करना पड़ता है. बट जब टी.एस. इलियट जैसे राइटर्स आते हैं 20th सेंचुरी में, देन दे प्रेज द वर्क्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स. ये कहते हैं कि ये जो राइटर्स है, मेटाफिजिकल पोएट्स के जो राइटर्स है, ये इनके जो वर्क्स होते हैं, दे आर द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ एनी वर्क. दिस इज हाउ अ वर्क इज सपोज टू बी प्रोड्यूस्ड. और इनके वर्क्स में एक यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी देखने को मिलता है, कंप्लीट नेचर देखने को मिलता है, क्योंकि ये आपको एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बता रहा है पोएम. इंटेलेक्चुअल पोइट्री है इनका, दीज आर द टर्म्स दैट ही यूजेस. तो ये यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए यूज करते. बट मेन जो टर्म इन्होंने कॉइन किया था, दैट वाज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी. ये 17th सेंचुरी के राइटर्स के लिए यूज करते हैं, राइटर्स लाइक टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग. ये कहते हैं कि ये जो राइटर्स है, ब्राउनिंग एंड टेनिसन, इनके जो वर्क्स है, आपको इनके वर्क्स में एक गैप देखने को मिलेगा. वो गैप क्या है? द सेपरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल थॉट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग. फीलिंग्स जो है, आपके जो इमोशंस है, वो आपके एक इंटेलेक्चुअल थॉट से, यानी कि फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है काफी. दोनों में एक सेपरेशन देखने को मिल रहा है. और वही यूनिफिकेशन इनको मेटाफिजिकल पोएट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट्स एक फिलोसॉफिकल एंड एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं हर चीज का. टेनिसन एंड ब्राउनिंग इंटेलेक्ट पे नहीं फोकस करते हैं, इमोशंस पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं. तो एक गैप है इनके वर्क्स में. So he used the term dissociation of sensibility to describe how poetry has changed between the time of John Donne and the time of Tennyson and Browning. He even says that the intellectual thought was separated in the writers of the 17th century from the experience of feeling in poetry, due to which we can see a dissociation in their works. इंटेलेक्चुअल थॉट जो है इनका, वो उनके एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग से काफी सेपरेटेड है 17th सेंचुरी के राइटर्स में. ही इवन सेज दैट द पोएट्स ऑफ द 17th सेंचुरी हु वेर द सक्सेसर्स ऑफ द ड्रामेटिस्ट ऑफ द 16th सेंचुरी possessed a mechanism of sensibility which could devote any kind of experience. ये कहते हैं कि ये जो 17th सेंचुरी के राइटर्स है, ये 16th सेंचुरी के ही सक्सेसर्स है. अब 16th सेंचुरी में हमारे पास इतने अच्छे राइटर्स है, तो इन्होंने क्या सीखा उनसे? तो ये कह रहे कि इन्होंने 16th सेंचुरी के राइटर्स से 17th सेंचुरी के राइटर्स ने बस एक मैकेनिज्म सीखा है, द मैकेनिज्म ऑफ सेंसिबिलिटी जिसको कहते हैं.
जो कि किसी भी अच्छे से अच्छे वर्क को खराब कर सकता है। ये कहते हैं कि 16th सेंचुरी के जो वर्क्स है दे वेर वेरी सिंपल, बट 17th सेंचुरी के जो वर्क्स है दे आर सिंपल, आर्टिफिशियल, डिफिकल्ट और फैंटास्टिक एज द प्रेडिसेसर्स। यानी कि इन 16th सेंचुरी के राइटर्स के जैसे ही 17th सेंचुरी के राइटर्स का वर्क सिंपल है, आर्टिफिशियल साउंड कर रहा है, डिफिकल्ट है और फैंटास्टिक है, लेकिन ये वर्क्स जो है अपने पीक में नहीं है, क्योंकि इनमें एक सेपरेशन आपको फील हो रहा है, डिसोसिएशन फील हो रहा है। लेकिन ये कहते हैं कि 17th सेंचुरी के जो राइटर है वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। उनके वर्क्स में ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है ये सेट हो गया है, वो इस लूप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एंड दे नेवर रिकवर फ्रॉम दिस डिसोसिएशन। इसीलिए हमें इनके वर्क्स में एक डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी देखने को मिलती है। सेंसिबिलिटी का मतलब ही होता है नॉलेज। फिर ये कहते हैं कि ये जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आ रहा है 17th सेंचुरी के राइटर्स में, इसमें सबसे पावरफुल रोल है फ्रॉम द पोएट्स लाइक मिल्टन एंड ड्राइडन। ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आ कहां से रहा है, व्हाट इज द ओरिजिन, क्यों आ रहा है? अगर 16th सेंचुरी के राइटर्स इतने अच्छे तरीके से लिखते हैं और दे आर द 17th सेंचुरी राइटर्स आर द सक्सेसर्स ऑफ द 16th सेंचुरी राइटर्स, तो ये डिसोसिएशन आया कहां पे? ये कहते हैं कि इस पीरियड के बीच में 16 टू 17 के बीच में हमारे पास कुछ राइटर्स आए लाइक जॉन मिल्टन एंड जॉन ड्राइडन। ये जो राइटर्स है इन्होंने ये जो राइटर्स है इन्होंने ये डिसोसिएशन लाया है वर्क्स में, इनके कारण ये चीज हो रहा है। Eliot also argues that the earlier grouping of the poets was constantly amalgamating desperate experience and thus expressing their thoughts through the experience of feeling। क्योंकि ये जो 16th सेंचुरी के राइटर्स हैं वो अपने वर्क्स में अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं, अपने थॉट्स के थ्रू बता रहे हैं, इसीलिए उनके वर्क्स में आपको एक यूनिफिकेशन देखने को मिल रहा है। While the later poets, यानी कि 17th सेंचुरी के राइटर्स, they did not write their thoughts, वो अपने थॉट्स को नहीं लिख रहे हैं, इमोटिव एक्सपीरियंस को नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए उनके वर्क्स में आपको एक सेपरेशन देखने को मिलेगा इन थॉट एंड फीलिंग्स। सिंपल सी बात है। तो ये टर्म इन्होंने इसीलिए यूज किया था। इसी टर्म के लिए he also says that the dissociation of sensibility is the reason for the difference between the intellectual and reflective poet। कोई भी पोएट हम लोग कहते हैं एक इंटेलेक्चुअल पोएट है और एक रिफ्लेक्टिव पोएट है। What is the difference between the two? This is the difference, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का। इसी डिफरेंस के कारण एक पोएट हमारा इंटेलेक्चुअल बन जाता है और एक पोएट रिफ्लेक्टिव बन जाता है। Thus, the dissociation of sensibility is the point at which and the manner by which this change in poetic method and style occurred। इसीलिए ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को एक पॉइंट बताते हैं और एक तरीका बताते हैं, अ मैनर, जिससे आप अपने पोइटिक स्टाइल और मेथड में चेंज ला सकते हो। तभी तो मेटाफिजिकल पोएट्स जब 16th सेंचुरी में एक्टिव थे उनको उतना वैल्यू नहीं था। दे वर नॉट वैल्यूड, देयर राइटिंग्स वर नॉट वैल्यूड बिकॉज इट वॉज टफ टू अंडरस्टैंड। द मेटाफिजिकल पोएट्स वर चैलेंजिंग द इंटेलेक्ट ऑफ द सोसाइटी, द थॉट्स ऑफ द सोसाइटी। और चेंज इज डिफिकल्ट इन लाइफ, आप चेंज को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो ये कह रहे कि इसीलिए डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी किसी भी वर्क में होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये एक वो पॉइंट है जहां से आपका पोइटिक स्टाइल और मेथड कंप्लीटली चेंज हो जाता है। He says that it is defined by the loss of sensation united with thoughts। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके वर्क्स में डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हो रहा है? जब आपके थॉट्स और आपका इमोशंस, एक्सपीरियंस वैरी करने लग जाए। दैट इज द मोमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अब जब ये यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एक पॉजिटिव टर्म डन की पोइट्री के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये
बेस्ट एग्जाम्पल यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी के लिए हमें डन का ही बताते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर आपको सीखना है कि आपको डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कैसे हटाना है अपने वर्क से, तो यू शुड रीड द पोएम्स ऑफ डन। इन हिज वर्क्स द यूनिटी ऑफ सेंसिबिलिटी एंड थॉट्स आर एट पीक, ही सेज। इसीलिए ये एक कोटेशन भी देते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से, अ थॉट टू डन was an experience it modified his sensibility. This is what he says about John Donne, in praise of John Donne, in praise of his writing style. और ये सारी बातें ये कहाँ कर रहे हैं? अपने ऐसे द मेटाफिजिकल पोएट्स में। सो ये टर्म इन्होंने द मेटाफिजिकल पोएट्स में कॉइन किया है। Towards the end of the essay, Eliot also asserts that despite the progress of refined language, आप अपना पोइट्री में लैंग्वेज कितना ही रिफाइंड रख लो, क्योंकि हमें 17th सेंचुरी के राइटर्स में ज्यादा रिफाइंड लैंग्वेज देखने को मिलता है, बट द सेपरेशन बिटवीन थॉट एंड इमोशन लेड टू द एंड ऑफ एन एरा ऑफ पोइट्री। ही सेज कि 17th सेंचुरी में इसीलिए हमें एक डिक्लाइन देखने को मिलता है पोइट्री में, बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ the lack of unification of sensibility in that. That was more serious, mature, that would wear better than the poetry that followed. ये कह रहे 16th सेंचुरी का पोइट्री बेटर था, सीरियस था, मेच्योर था, लेकिन 17th सेंचुरी का पोएम उस चीज के साथ कोप अप नहीं कर पाया, इसीलिए इसका एक डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। Now, I hope these two terms are very clear to you, dissociation of sensibility and unification of sensibility. Questions will be there in a very simple way. The first question that is mostly asked one is that, in which work T.S. Eliot coined the term dissociation of sensibility? That is the metaphysical poets. And who coined the term dissociation of sensibility? That is again T.S. Eliot. Why he coined the term dissociation of sensibility? So you should know all these theories, these points that we have discussed right now. You should remember all these points जो अभी हमने डिस्कस किया है। नहीं याद हो रहा है, दोबारा वीडियो को प्ले करेंगे, जो जो पॉइंट्स बोला है उसको नोट डाउन करेंगे और अपने तरह से समझेंगे, क्योंकि पीपीटी लगा देंगे हम, व्हाट विल हैपन? You will see and you will start writing. And that is not our aim, to make notes. Our aim is to understand things. You need to understand the concept, not just write it down in a paper. You need to build your concept, not just notes. No one is buying anyone's note here, but people are buying your knowledge. So, ये ध्यान रखेंगे. Now, moving towards the next term, that is impersonalization, the theory of impersonality. The theory of impersonality. This theory is also given by T.S. Eliot in his essay Tradition and Individual Talent. Tradition and Individual Talent. इस वर्क में टी.एस. इलियट ने अपना थियोरी ऑफ इम्पर्सनलाइजेशन दिया था, और द थियोरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। इसी को हम लोग थियोरी ऑफ डीपर्सनलाइजेशन भी बुलाते हैं। कहीं कहीं पे आपको थियोरी ऑफ डीपर्सनलाइजेशन के नाम से लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। थियोरी ऑफ डीपर्सनलाइजेशन। नाउ इम्पर्सनैलिटी का थ्योरी, सबसे पहले ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में टी.एस. इलियट बात क्या करते हैं? इन दिस वर्क टी.एस. इलियट सिंपली टॉक्स की a writer needs to stick with the tradition, but उसमें उनकी इंडिविजुअलिटी भी दिखनी चाहिए, बिकॉज द पास्ट, that is the tradition, that is how the tradition comes, defines
a person. Their past defines a person. But वो पास्ट आपका हर चीज में इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए. इट शुडंट डिफाइन यू. इट इज अ पार्ट बट इट शुडंट डिफाइन यू. दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. तो ये यहाँ पे भी यही बात करते हैं अपने थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी में. यहाँ पे ये कहते हैं कि द पोएम एंड द पोएट आर टू सेपरेट थिंग्स. जब ये अपना थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी बता रहे होते हैं तो ये हमें बताते हैं कि पोएम एंड पोएट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. आप इसको एक मत समझा करो कि एक पोएट और एक पोएम एक ही चीज है. नहीं है, ये कहते हैं. कैसे नहीं है, इसको एक्सप्लेन करते हैं ये टू फेजेस में. ये जो हाउ का क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको एक्सप्लेन करेंगे ये टू फेज में. द फर्स्ट फेज इज द रिलेशन ऑफ द पोएट टू द पास्ट. द रिलेशन of the poet to the past. And the second phase is the relation of the poem to its author. ये इस दो पार्ट को डिफाइन करें. पहले पार्ट के लिए ये कहते हैं कि दैट द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कंटिन्यूअल सेल्फ सैक्रिफाइस, अ कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी. आप एक बेटर आर्टिस्ट कब बनते हो? हम लोग कहते हैं कि यू आर ग्रोइंग एज अ आर्टिस्ट. व्हाट इज ग्रोइंग एज अ आर्टिस्ट मीन? वो जो प्रोग्रेस है आपका, दैट कम्स फ्रॉम योर कंटिन्यूअल सेल्फ सैक्रिफाइस. जब आप कुछ सेल्फ सैक्रिफाइस करते हो, सेल्फ सैक्रिफाइस करते हो, जब आप अपने पर्सनैलिटी को एक्सटिंक्ट करते हो, दैट इज द मोमेंट यू ग्रो. सो ही सेज दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द पोएट टू डिस्कार्ड द टच ऑफ पर्सनैलिटी इन हिज वर्क. ये कहते कि इसीलिए कभी भी कोई भी पोएट या कोई भी आर्टिस्ट अपना वर्क क्रिएट कर रहा है, तो इन दैट वर्क द पोएट और द आर्टिस्ट नीड्स टू डिस्कार्ड द टच ऑफ पर्सनैलिटी. सेल्फ इमेज उसमें आपका नहीं दिखना चाहिए. आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, बिलीव्स, ये सब नहीं दिखना चाहिए उस वर्क में. For example, you are writing a poem. You are writing a poem about love. Now, you don't believe in the concept of love, but that shouldn't reflect in your poem. That shouldn't get reflected in your poem. आप क्या बिलीव करते हो वो नहीं दिखना चाहिए. और वो बिलीफ आपका कैसे बना? वो बिलीफ आपका बना है आपके पास्ट से. So that is why इनका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि द रिलेशन ऑफ द पोएट टू द पास्ट, एक पोएट का रिलेशन रहता है उसके पास्ट से. दैट इज हाउ वो उसका पर्सनालिटी शेप हो रहा है. लेकिन वही पर्सनालिटी आपको अपने वर्क में नहीं दिखाना है. दैट मेक्स यू एन आर्टिस्ट, ही सेज. और जब आप नहीं दिखाते हो, द वर्क रिजल्ट अ न्यू फॉर्म फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट. और जब आप इस चीज को नहीं शोकेस करते हो, अपने पर्सनालिटी को उसमें नहीं दिखाते हो, तो वहां से एक न्यू फॉर्म क्रिएट होता है. बिकॉज ऑफ द पुल एंड पुश रूल. पुल एंड पुश रूल क्या है कि आप उसको दिखाना चाह रहे हो क्योंकि इट इज अ नेचुरल वो कि आप दिखाओगे, दिखता ही है. कहीं ना कहीं आपका बायसनेस दिख जाएगा, लेकिन यू आर ट्राइंग नॉट टू शो दैट बायसनेस. तो ये पुल एंड पुश जो चल रहा है आपके इमोशंस का, उससे एक फ्यूजन बाहर निकल के आता है ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, विच गिव्स बर्थ टू अ न्यू फॉर्म. दैट इज वाई ही सेज कि किसी भी पोएट को अपना पास्ट अपने वर्क में नहीं दिखाना चाहिए. नाउ जो सेकेंड फेज है इनका, द रिलेशन ऑफ द पोएम टू इट्स ऑथर, इसके बारे में ये क्या कहते हैं. Eliot shows that a poet's greatness does lie in putting his personality into his work. ऐसा कहा जाता है, ये कहते हैं कि जब तक कोई आर्टिस्ट अपना टच अपने वर्क में नहीं डाले तो वो ग्रेट वर्क नहीं होता. यानी कि उसमें इंडिविजुअलिटी नहीं दिख रहा है. बट इलियट यहां पे थोड़ा वैरी करते हैं और कहते हैं अ पोएट मे हैव पर्सनल लाइकिंग, डिसलाइकिंग और मे फील इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, बट ही शुड नॉट पुट इट इनटू हिज पोएट्री. एक पोएट का लाइकिंग हो सकता है, डिसलाइकिंग हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है किसी भी चीज में, लेकिन वही चीज उसको अपने पोएट्री में
नहीं डालना है। ये वैरी कर रहे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि टच होना चाहिए, आपका इंडिविजुअल टच नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सो ही सेज रादर अ पोएट शुड हैव वेरिड फीलिंग्स which are at liberty and therefore will enter into new combination. एक पोएट को अपने वैरिड फीलिंग्स को दिखाना चाहिए जो कि फ्री प्ले पे है। आप किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी वर्क को मत लिखो, आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिखो। अगर आप मान लीजिए एक फीमेल कैरेक्टर होते, आप मेल है, आप फीमेल कैरेक्टर होते तो आप कैसा सोचते, या फिर आप उसकी डॉटर रहते या ब्रदर रहते या लवर रहते तो कैसा सोचते। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को पुट करो जिसके कारण न्यू कॉम्बिनेशंस क्रिएट होंगे एंड दोज न्यू कॉम्बिनेशंस विल गिव अ न्यू पर्सपेक्टिव टू अ वर्क। अपने इसी पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए फर्दर ही सेज दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज फीलिंग्स विल बी हिज ओन, ऑफ अदर ऑथर्स विल ऑल्सो डू। और ये जो अलग वैरिड फीलिंग्स पर्सपेक्टिव वो डाल रहा है राइटर अपने वर्क में, आर्टिस्ट अपने वर्क में, ये जरूरी नहीं है कि ये उसी ही के फीलिंग्स हो। वो कहीं से इंस्पायर भी हो सकता है, या किसी ऑर्थर दूसरे ऑर्थर के वर्क में उसने ये पॉइंट पढ़ा है, वो उसको भी डाल सकता है। बिकॉज ही सेज दैट द माइंड ऑफ द आर्टिस्ट इज लाइक अ कैटलिस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइंड ऑफ अ आर्टिस्ट इज लाइक अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? सबने केमिस्ट्री में आई थिंक सो पढ़ा होगा, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। कैटलिस्ट वो होता है जिसके आने से रिएक्शन फास्ट होता है, बट कैटलिस्ट को सेल्फ इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ये इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझाते हैं, विल टॉक अबाउट दैट एग्जाम्पल लेटर। बट फर्स्ट ये समझो कि ये कह रहा है कि यहाँ पे टीएस इलियट कहते हैं हमसे कि ये जो फीलिंग्स है वो किसी और का भी हो सकता है, बिकॉज द माइंड ऑफ द राइटर इज लाइक अ कैटलिस्ट दैट कंबाइंस देम इनटू अ न्यू शेप। क्योंकि ये आपकी आदत होती है, किसी भी आर्टिस्ट की आदत होती है, वो नए नए आइडियाज को, अलग अलग आइडियाज को लाके उसको एक नया शेप दे सकता है एंड रिमेन्स अनअफेक्टेड एट अ टाइम, लेकिन खुद उस पॉइंट ऑफ व्यू से अनअफेक्टेड रह सकता है। इसीलिए ये कहते हैं दैट इज व्हाट मेक्स अ ग्रेट राइटर। दिस क्वालिटी इज व्हाट मेक्स अ ग्रेट राइटर, जिसमें आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को, अलग अलग फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो कर रहे हो, बट आप उससे खुद अफेक्ट नहीं हो रहे हो। Then he says, of course, it may partly use of the poet's own experience, but the more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers. ये कह रहे कि हाँ, हो सकता है कि वो उस वर्क को क्रिएट कर रहा है तो फॉर अ मोमेंट वो उस इमोशन से इम्पैक्ट हो जाए राइटर, लेकिन दिस इज व्हाट मेक्स द आर्टिस्ट इम्परफेक्ट, कि कैसे वो अपने आप को उस चीज से सेपरेटेड रखता है। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके लाइफ में समथिंग नेगेटिव हैपेंड, something negative happens, and at that time you are supposed to write your paper, एग्जाम पेपर। क्या आपका वो इमोशन आपके पेपर में इम्पैक्ट करना चाहिए? नो, ऑब्वियसली नॉट। योर सफरिंग्स शुडंट इम्पैक्ट योर पेपर, नहीं तो एग्जाम खराब जाएगा। तो ये वही कह रहे हैं कि अपने पर्सनल लाइफ को, पर्सनल थिंकिंग को अपने प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखना है। इसको कहते हैं द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। आप क्या सोचते हो, आप क्या मानते हो, वो आपके वर्क्स में नहीं दिखना चाहिए। तो ये एक रिलेशन होता है पोयम का उसके ऑर्थर से, कोई रिलेशन नहीं होना। Then he says there may be impressions and experiences that are grave concern for a man, but they should not take place any in the poetry. हो सकता है, मान लीजिए आई एम अ eccentric पर्सन, ओके, या फिर मेरा कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है जिसको हम बहुत डीपली फॉलो करते हैं, कास्टिसिज्म मान लीजिए, आई बिलीव इन कास्टिसिज्म एंड रेसिसिज्म सपोज, लेकिन मेरा वो इंप्रेशन, एक्सपीरियंस मेरे वर्क में नहीं दिखना चाहिए। मेरे लिए वो कंसर्न हो सकता है कि कैसे कैसे आप इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट रिलेशंस, ये सब में बिलीव करते हो, बट मेरे वर्क्स में वो चीज नहीं दिखना चाहिए। दैट विल ब्रिंग हेट्रेड,
He says that poetry, Eliot says that poetry is not a turning case of emotion, but an escape from emotion. Poetry is not about emotion, but how you escape from that emotion. It is not the expression of personality. पोइट्री में हम आपकी परछाई नहीं पढ़ रहे हैं बट एन स्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी बट उसी चीज से बाहर निकल रहे हैं अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन यू शुड नोट इट डाउन दैट पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग केस ऑफ emotions but an escape from emotion. It is not the expression of personality but an escape from personality. ये पर्टिकुलर लाइंस पूरे इस थ्योरी को डिफाइन करते हैं दैट इज वाई ही सेज सो द पोएम नॉट द पोएट इज द फोकल पॉइंट ऑफ ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म एंड सेंसिटिव अप्रिसिएशन इसीलिए ये कहते हैं कि क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करते टाइम किसी भी क्रिटिक को कंप्लीटली उस वर्क पे रिलाई करना चाहिए पोएम में रिप्लाई करना चाहिए कौन है उसका पोएट ये नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो पोएम जो है वो उसका फाइनल रिप्रेजेंटेशन है दैट डिफाइंस द ऑथर सो इसीलिए कभी भी क्रिटिसिज्म प्रोवाइड होता है तो ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म वही होता है जो कि उसके वर्क पे किया गया हो ना कि पोएट पे किया गया हो कभी भी आपको कुछ अच्छा लगे तो आप ये बोलो कि द वर्क इज गुड नॉट द पोएट इज गुड कि ये पोएट बहुत अच्छे वर्क्स लिखते हैं नो ये वर्क्स बहुत अच्छे हैं इस पोएट के then he continues and he says that what is the difference between the mind of a mature poet and the mind of an immature poet तो ये कहते हैं कि the difference between the mind of a mature poet and an immature is that a mature poet has more finely perfected medium अब एक मेच्योर पोएट जो होता है वो क्या करता है उसका परफेक्टली फाइंड मीडियम होता है फाइनली परफेक्टेड मीडियम फाइनली परफेक्टेड मीडियम ये एक मेच्योर पोएट में आपको देखने को मिलेगा यानी कि वो अपना जो पैटर्न है राइटिंग पैटर्न जो मीडियम वो चूज कर रहे हैं जिस तरह के वर्ड्स लैंग्वेज लिटरेरी डिवाइस का यूज कर रहे हैं उसमें आपको मेच्योरिटी देखने को मिलेगी दिस इज व्हाट मेक्स अ पोएट मोर मेच्योर देन द अदर एंड लास्टली ही सेज दैट द आर्ट ऑफ इमोशन इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनल इमोशन ये क्लियरली कहते हैं कि आर्ट का इमोशन जो है वो आपके पर्सनल इमोशन से बहुत अलग होता है इसीलिए आपका पर्सनल इमोशन आर्ट के इमोशन से कभी नहीं मिलना चाहिए द पोएट शुड बी पैसिव एंड इम्पर्सनल वाइल राइटिंग अ वर्क एक्टिव वॉइस में कभी नहीं लिखना है हमेशा पैसिव वॉइस में लिखना है और इम्पर्सनल होके लिखना है अब इनका जो केमिकल रिएक्शन वाला बात है कैटलिस्ट वाला वो क्या कहते हैं ये हमें एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए वी हैव टू एलिमेंट्स ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड अब ये दोनों को हम एक फिलामेंट एक दूसरे गैस के प्रेजेंस में मिक्स करेंगे द नेक्स्ट गैस इज प्लैटिनम ये एक कैटलिस्ट का काम करेगा यहाँ पे ये कैटलिस्ट है हमारा तो जैसे ही हमने एक फिलामेंट डाला प्लैटिनम का तो ये दोनों मिलके बन गया सल्फ्यूरस एसिड तो किसके आने से ये सल्फ्यूरस एसिड बना प्लैटिनम के आने से तो ये कह रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये प्लैटिनम के प्रेजेंट में बना है एंड प्लैटिनम इज द कैटलिस्ट दैट हेल्प्स द रिएक्शन बट इटसेल्फ इज अनअफेक्टेड लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आएगा इट रिमेन्स द अनअफेक्टेड पार्ट रिएक्शन इसी के कारण हुआ है यानी कि आप पोइट्री लिखने बैठ रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट आपके माइंड में हुआ है
तभी आप पोइट्री लिख रहे हो, लेकिन आपका माइंड अनअफेक्टेड रहना चाहिए क्योंकि इट इज द कैटलिस्ट, इट इज प्रोड्यूसिंग द वर्क, इट इज अ रिएक्शन दैट इज हैपनिंग. सो द माइंड ऑफ द पोएट इज द श्रेड ऑफ प्लैटिनम. ये कहते हैं कि द माइंड ऑफ द पोएट इज अ कैटलिस्ट यहां पे, इसीलिए कि आपका माइंड जो है वो कैटलिस्ट है, वो अनचेंज्ड होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए. Its presence may be necessary for partly or exclusively to operate for the combination of the experience. ये प्लैटिनम का प्रेजेंस होना यहाँ पे बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, तभी ये रिएक्शन होगा. ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही बनाएगा, लेकिन कैटलिस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. जैसे कि आपका जब थॉट और फीलिंग मिलेगा तभी पोइट्री बनेगा, लेकिन उसमें आपके पर्सनल बायसेस नहीं आने चाहिए. तो ये इस एग्जाम्पल से समझाते हैं, ये रिएक्शन समझाते हैं पूरा. दैट व्हेन ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर मिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, दे फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड. दिस कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस ओनली when the catalyst is present. So the catalyst that helps the reaction remains unaffected itself, and the mind of the poet is the shred of this catalyst. Its presence may be necessary for the partly or exclusively to operate for the combination of the experience in order to give birth to a piece of poetry. कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए इस रिएक्शन का होना जरूरी था, लेकिन आप अनअफेक्टेड रहो. ऐसा नहीं है कि कुछ आपके एनवायरनमेंट में हो रहा है आप उसको सच मान लोगे. आप फॉर अ मोमेंट उसको फील करो, लिखो, बस खत्म. सच नहीं मान के बैठना लाइफ में. He concludes this theory by saying that the business of the poet is not to find new emotions. पोएट का काम नए इमोशंस को फाइंड करना नहीं है, बट टू यूज द ऑर्डिनरी वंस जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनको यूज करना है इन राइटिंग देम अप इन पोइट्री. आप उसी को यूज करो अपने पोइट्री को क्रिएट करने के लिए, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, विच आर नॉट एक्चुअल इमोशंस एट ऑल. और ये एक्चुअल इमोशंस नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका माइंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फील कर रहा है. द इमोशंस ऑफ आर्ट इज इम्पर्सनल, और इसीलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं दैट द इमोशन ऑफ आर्ट इज इम्पर्सनल. कैसे? क्योंकि यहां पे हमने क्रिएशन के टाइम पे ही पर्सनालिटी को अफेक्ट करने नहीं दिया. इट हैज इट्स लाइफ इन द पोएम एंड नॉट इन द हिस्ट्री ऑफ पोएट्स. किसी भी वर्क का इसीलिए लाइफ उसके वर्क में होता है, ना कि पोएट की हिस्ट्री में. So, honest criticism and sensitive appreciation is directed upon the poem, but not the poetry. The biography of the poet is not to be studied. ये कहते हैं किसी भी पोएट का बायोग्राफी पढ़ने के बाद वर्क को ना पढ़े. The structure of the poem and its evocative powers are important. लेकिन उस वर्क के स्ट्रक्चर को पढ़े, ये करे. अब ये सारे थ्योरीज को पढ़ते हैं जब हम लोग, तो हमें याद आता है द न्यू क्रिटिसिज्म का थ्योरी. द न्यू क्रिटिसिज्म का थ्योरी भी यही कहता है कि राइटर का बैकग्राउंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. न्यू क्रिटिसिज्म एंड फॉर्मलिज्म, ये दोनों ही इसी चीज का बात करता है. बट एवरीथिंग इज इनसाइड टेक्स्ट. इनसाइड टेक्स्ट की थ्योरी है ये दोनों, न्यू क्रिटिसिज्म एंड फॉर्मलिज्म. और टी.एस. इलियट अपने थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी में भी ऐसी ही कुछ बात कर रहे हैं, दैट अ टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट और उसमें पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए. इसीलिए पोएट को बाउंड्री क्रिएट करना आना चाहिए. दिस इज व्हाट द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी इज अबाउट. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट term, that is the theory of objective correlative. Theory of objective correlative. Again, this theory is given by T.S. Eliot in his work Hamlet and His Problems. ऐसे है Hamlet and His Problems. इसी वर्क में T.S. Eliot ने ये टर्म कॉइन किया है, theory of objective correlative. Objective correlative क्या है?
ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को ये बताते हैं अ चेन ऑफ इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस that evoke emotions in audience. अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप एक थ्योरी है हमारे पास, रस थ्योरी, इसको समझिए पहले। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन बेस यहीं से बनता है। रस थ्योरी जो है वो कहता है कि क्योंकि रस थ्योरी परफॉर्मेटिव आर्ट्स के लिए यूज किया जाता है, लाइक ड्रामा, डांस एंड एवरीथिंग, म्यूजिक। तो ये कहता है कि जब आपके बॉडीली एक्शंस और आपका एनवायरनमेंट को इंसाइड करेगा, यानी कि साथ में मिलेगा, तब जाके आपके अंदर एक इमोशन आएगा। रस का मतलब ही होता है इमोशन। जैसे कि लव का इमोशन आने के लिए एक मेल लवर का और एक फीमेल लवर का मिलना जरूरी है, एक रोमांटिक बैकग्राउंड में मिलना जरूरी है। मर्डर के सीन में मिल रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, वहां से आपको कोई इमोशन नहीं आएगा, लव का इमोशन तो बिल्कुल नहीं आएगा। बट वो लोग एक गार्डन में मिल रहे हैं, आईफिल टावर के नीचे मिल रहे हैं, मूवी थिएटर में मिल रहे हैं, तो आपको लव का इमोशन आएगा। तो वैसे ही ये चेन ऑफ इवेंट्स होता है, ऑब्जेक्ट्स होता है, सिचुएशन होता है, जो कि एक इमोशन ऑडियंस के अंदर लाता है, उसको कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अब ये अपने ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में क्यों कॉइन करते हैं? हैमलेट विलियम शेक्सपियर का वर्क है, ये उस पर्टिकुलर वर्क के ऊपर क्रिटिसिज्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं और बताते हैं कि इनका ये जो वर्क है हैमलेट, उसमें जो हैमलेट का कैरेक्टर है दैट लैक्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इस वर्क में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव लैक कर रहा है। यानी कि हमारे कैरेक्टर का जो इमोशंस है वो पता ही नहीं चल रहा, ऑडियंस फील ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसमें कोई चेन ऑफ इवेंट्स फॉलो नहीं हो रहा है, काफी ज्यादा फ्रैगमेंटेशन है, कोई भी इन्वायरमेंट बैकग्राउंड में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रहा है जिससे ऑडियंस इमोशन फील कर पाए। सो ये टर्म इसीलिए इन्होंने कॉइन किया, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। सो इलियट पोजिस्ट, ही सेज दैट द इमोशंस इन आर्ट शुड बी एक्सप्रेस्ड। किसी भी वर्क में इमोशंस का एक्सप्रेस होना बहुत जरूरी है, और आप उनको कैसे एक्सप्रेस करोगे? थ्रू अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और इवेंट। This means that rather than directly stating emotions, a writer should use external elements to evoke these feelings in a reader. आप डायरेक्टली मुझे मत बताओ कि इस कैरेक्टर को लव की इमोशन फील हो रहा है, आप मुझे ये चीज एक सिनेरियो में प्रेजेंट करो, पूरा एक सीन सेटअप करके दो, कुछ ऑब्जेक्ट्स वैसे दिखाओ मुझे, कुछ लाओ, मेरे को वो इमोशन अपने आना चाहिए, आप मुझे नहीं बताओगे वो इमोशन। So the objective correlative serves as a bridge between the author's emotion and the audience experience. ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, ये ऑर्थर के इमोशंस और रीडर के रीडर या ऑडियंस, ओके, रीडर या ऑडियंस के एक्सपीरियंस के बीच का एक ब्रिज है। इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज। जब ऑथर अपने इमोशंस को ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के थ्रू दिखाता है तो रीडर को एक बहुत अलग एक्सपीरियंस मिलता है, दैट एक्सपीरियंस इज नेसेसरी। सो ये थ्योरी जो है, इट emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ शोइंग रादर देन टेलिंग। ये शोइंग में फोकस करता है ये थ्योरी, ये एम है इस थ्योरी का कि आप दिखाओ, बताओ मत मुझे। सो द अप्रोच कॉन्ट्रास्ट विथ वर्क्स दैट रिलाई हेविली ऑन डायरेक्ट इमोशनल एक्सप्रेशंस। ये जो थ्योरी है ये सख्त उन वर्क्स के खिलाफ है जिसमें बहुत हैवी हैवी डायलॉग्स यूज किए जाते हैं, ना कि बैकग्राउंड में कुछ वैसा दिखाया जाता है, और वो लेस इफेक्टिव होते हैं, उससे रीडर या ऑडियंस कुछ फील नहीं कर पाते हैं, इलियट कहते हैं। और इसके लिए ये एग्जाम्पल देते हैं हैमलेट का, दैट हैमलेट लैक्स एन आर्टिस्टिक फेलियर। हैमलेट हो सकता है अच्छा वर्क है, बट उसमें एक आर्टिस्टिक फेलियर है, क्योंकि जो इंटेंस इमोशंस हमारे कैरेक्टर्स फील कर रहे हैं, दे वर नॉट सपोर्टेड बाय द सराउंडिंग नैरेटिव एंड इवेंट्स। वैसा उनके सराउंडिंग में कुछ नहीं हो रहा है, रीड राइटर को बताना पड़ रहा है कि अभी हैमलेट ऐसा फील कर रहा है,
ऑडियंस को खुद नहीं पता चल रहा है पढ़ के। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या बताएंगे ये? बेस्ट एग्जाम्पल बताएंगे कि मैकबेथ, मैकबेथ को ये बेस्ट एग्जाम्पल बताएंगे कि मैकबेथ में लेडी मैकबेथ का जो स्लीप वॉकिंग का सीन है, लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग सीन, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सीन में आप देखोगे कि लेडी मैकबेथ के जो एक्शंस है एंड द सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस जो है उस टाइम पे, जिस तरह से राइटर ने ब्यूटिफुली उसको इमेजरी के थ्रू एक्सप्रेस किया है, इट कन्वे हर मेंटल एंग्विश विदाउट एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग हर फीलिंग्स। ऑर्थर को वहां पे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि लेडी मैकबेथ क्या फील कर रही हैं, उनका मेंटल स्टेट कैसा है, बट दैट थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड हर, क्योंकि लेडी मैकबेथ इज स्लीपिंग, वहां पे उनका डायलॉग इज मिसिंग, बट द सिनेरियो, द एनवायरनमेंट दैट इज सेल्फ स्पीकिंग देयर, वो वहां पे बोल रहा है, वो लेडी मैकबेथ के मेंटल एंग्विश को बता रहा है। सो ही सेज कि मैकबेथ में लेडी मैकबेथ का स्लीप वॉकिंग सीन जो है इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, क्योंकि वहां पे बिना कुछ कहे जो सिनेरियो है, जो इन्वायरमेंट है, वो परफेक्टली उनके मेंटल एंग्विश को शोकेस कर रहा है। बट यही चीज हैमलेट में लैक कर रहा है, क्योंकि हैमलेट के इमोशंस को राइटर को बताना पड़ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि वी सी हैमलेट इज फीलिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ रेज इन हिम, बट वो रेज हमें फील ही नहीं हो रहा है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग उससे, because it lacks objective correlative. So what is objective correlative? A chain of events, objects, situation that evokes a feeling in the audience. अब ऐसी ही थ्योरी हमारे पास इंडियन लिटरेचर में है, दैट इज रस थ्योरी। रस थ्योरी में भी यही होता है, लवर्स का मिलना, पार्क में मिलना, एक दूसरे को देखना, शर्माना, ये सारे जो इवेंट्स है, सिचुएशंस है, वो एक इमोशन आपके अंदर ला रहे हैं। अब इमोशन बहुत तरह के हो सकते हैं, एंगर, लव, लाफ्टर, डिस्गस्ट, ऐसे बहुत सारे इमोशंस होते हैं। देर आर 9 इंपॉर्टेंट मेन इमोशंस, और उसको इवोक करने के लिए एक बैकग्राउंड का जरूरत होता है, वो बैकग्राउंड को ही ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बुलाते हैं। आई होप कि अब ये तीनों टर्म काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा आप सभी को, और ये तीनों टर्म्स को काफी फोकस करके आपको पढ़ना है, बिकॉज these terms are important from your exam perspective. A lot of times we have seen that questions have been asked from here. और अभी जो पेपर पैटर्न चल रहा है, तो वी इट इज पॉसिबल दैट वी माइट सी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दीज थ्योरीज। ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जहां पे आपको ये टर्म्स के स्टेटमेंट, टर्म्स रिलेटेड एक्सप्लेनेशन के स्टेटमेंट्स रहेंगे, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। सो यही ये दिस इज द मेन एम व्हाई आई हैव नॉट यूज्ड अ पीपीटी इन दिस वीडियो। पीपीटी में वही चीज है, यू विल सी बट यू विल नॉट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। इसमें आपका फोकस बढ़ेगा, बिकॉज आपको एक्टिवली सुनना पड़ेगा। सो कीप द कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आपको अभी प्रेजेंटली 2026 में पेपर क्लियर करना है अपने नेट का, तो यू नीड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। द पेपर इज गेटिंग मोर कंटेम्पलेटिव, फैक्ट बेस्ड अब नहीं रहा पेपर हमारा। यू नीड टू स्टडी इट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको चीजों को आपस में रिलेट करके, फ्यूज करके पढ़ना पड़ेगा। So with this, I would like to end today's session. Let's meet in our next session. Keep watching my videos, subscribe to my channel, share my videos with your with your known ones. Have a lovely day, learners.